हमारा उत्तर प्रदेश सारा ऐसा है, हम लोग उत्तर प्रदेश के लोग हैं और बहुत अच्छा हुआ आपने किसी प्यार की कवित्री को नहीं बुलाया, नहीं वो आती हमारे इलाहाबाद वालों को वो उल्टा सीधा प्यार मोहब्बत भी सिखाती। मैंने प्यार मोहब्बत के विषय में सर कोई कविता नहीं लिखी है, मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई प्रेमिका नहीं है। विधायक जी 15 प्रेमिकाएं थी जब योगी जी की सरकार नहीं थी, तब योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, हमने सबसे राखी बंधवा लिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कुटाई अगर किसी की हुई तो केवल प्यार करने वालों की हुई। तो मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं। लड़कियों की एक बीमारी होती है, किसी लड़की से कोई क्वेश्चन पूछ लो तो इतना उठपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, कहने लगी स्टूपिड कहीं के, कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी, तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो मैं बहुत दूर रहता हूं साहब, सही बता रहा हूं मैं आपको। लड़कियों की एक बीमारी और है, शैलेश भैया को मालूम है, किसी लड़की को गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगे कुत्ता देख भी नहीं रहा है। मैं इसीलिए साहब दौड़ता हूं। मैं तो अभी बड़े भाई रमेश भैया के बगल में बैठा था, हमसे कह रहे यार हेमंत नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा। मुस्कान भैया सही कह रहे थे, सर नाम में कुछ नहीं रखा है, मुस्कान नाम था उसका, वो हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए, 2.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा। लोग सही कहते नाम में कुछ नहीं देखा। लड़कियों को देखिए, ये बॉयफ्रेंड का नाम मोबाइल में सेव करती है, माई हनी बेबी, माई स्वीट हार्ट, माई जानू, माई डार्लिंग। इन बेचारे लड़कों को देखिए, लड़कियों का नाम मोबाइल में सेव करते हैं पप्पू हलवाई, राशिद प्लम्बर, मुन्ना हवलदार। ताली बजाइए जोरदार। हमारे साथ अक्सर होता है। अभी मैं दादा के आशीर्वाद से 1 साल पहले दुबई गया था, दुबई के सबसे बड़े मुशायरे में अंदाजे बयां। तो हमारी वाली को फोन आया, अच्छा हमारी वाली इसलिए कह रहा हूं आपको भ्रम रहे कोई है। उसने हमको फोन किया, कहने लगी हमने सुना है तुम दुबई में हो। तो हमने कहा सही सुना है। कहने लगी हमारे लिए एक काम करना है, एक सोने की चैन ले आना। हमने कहा क्यों? कहने लगी एक तो दुबई में सोना सस्ता है और जीवन भर तुमको मैं याद करती रहूंगी। तो हमने कहा पगली हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहोगी। उसने पूछा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचोगी, हरामखोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, ये वहां से भी खाली आ चला आया है। तो साहब मैं बहुत दूर रहता हूं। और विधायक जी मैंने तो सबक ले लिया है, आप भी ले लीजिए। अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हरामखोर उसका आंसू पोंछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं बहुत दूर रहता हूं साहब, सही बता रहा हूं आपको। एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए, जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। तो हमारे साथ ये अक्सर ये होता रहता है, सही बता रहा हूं आपको। ये लड़कियां बड़ी इमोशनल होती हैं सर, कभी कभी बड़ी लाड़ में आ जाती हैं। एक बार हमारी वाली लाड़ में आ गई, उसने हमको 2:30 बजे फोन किया, कहने लगी सो रहे हो तो सपने भेजो, जाग रहे हो तो यादें भेजो, मुस्कुरा रहे हो तो हंसी भेजो। हमने कम लोटा लेके खेत में बैठे हैं, क्या भेज दें हम? तो हमारे साथ अक्सर ये होता है। एक दिन फिर हमारी वाली ने हमको फोन किया, कहने लगी हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हमने क्या दिमाग से हिल गई? अगर धोखे से चाबी कहीं तेरे बाप को मिल गई तो प्यार क्या होता है बताएंगे, रात भर तमंचे पे डिस्को कराएंगे। तो हमारे साथ साथ अक्सर ये होता रहता है। हम लोग हास्य कवि हैं, हमको मालूम है कि आप लोग किसको सुनने आए और हम कभी भी सर को सुनने आए हैं। मैं एक छोटा सा व्यंग आधे मिनट का सुनाकर अपना स्थान लेना चाहता हूं। वो व्यंग मैंने इलाहाबाद से ही लिया है। आज के 10-12 साल पहले मैं देख रहा था टीवी में, एक न्यूज देख रहा था आज तक, तो उसमें एक न्यूज आ रही थी कि प्रयागराज के मंदिर में हनुमान जी रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे, आपको याद होगा। मैंने वहां से एक व्यंग लिया था, मैं आपको सुनाना चाहता हूं और पूरे आशीर्वाद के साथ मुझे सुनिएगा और विदा कीजिएगा। एक रात में सोया ही था, सपने में खोया ही था, देखा कुछ लोग नफरत के बीज बो रहे हैं, सामने खड़े हनुमान जी रो रहे हैं। हमने कहा आप तो भगवान हैं, फिर आपको रोने की क्या जरूरत? और वैसे भी सीता हरण पे आपा खोए नहीं थे, लक्ष्मण मूर्छित पे भी आप रोए नहीं थे, आपने सूरज को निगला आप मुस्कुराते रहे थे, आपकी पूंछ तक जली आप खिलखिलाते रहे थे, फिर प्रभु आप क्यों रोए? कलियुग के दर्द में उबे तो नहीं है, किसी कष्ट में आप उबे तो नहीं है, प्रभु राम की याद में आप खोए हैं शायद, दिल्ली की घटना से आप रोए हैं शायद। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मन में निठारी की कथा हो या जलती ट्रेनों की व्यथा हो? प्रभु बोले तेरी बात सही है, मेरे रोने का कारण यही है, आज हर इंसान हिंसा के दौर में पल रहा है, मेरी तो केवल पूंछ जली थी, आज हिंदुस्तान जल रहा है।
और वैसे भी चुनाव का मौसम आ गया है, कुछ नेता हमारे मंदिरों में आएंगे, हमारी जूठी कस्में खाएंगे। डरता हूं देश आतंकवाद महंगाई लाचारी में न खो जाए, मंदिर मस्जिद के नाम पे कहीं दंगा न हो जाए, क्योंकि जो प्यार को सींचते थे कसाई हो गए, कल तक भाई भाई थे दंगाई हो गए। यदि एक भी बेकसूर का खून धर्म के नाम पे बहा तो मैं चैन की नींद कैसे सोऊंगा। अभी तक तेरे सपने में रोया था, फिर हकीकत में रोऊंगा, फिर हकीकत में रोऊंगा। आइए अंतिम 4 पंक्तियां। हेमंत वो शादी वाली सुना दे। एक बार तालियां बजा दीजिए, बहुत बढ़िया प्रसंग है इसका। हाँ, सर का आशीर्वाद है इसलिए मैं सुना रहा हूं। सर के साथ हम लोग बैठे थे, हमने कहा सर आप पूरे देश में जाते हैं, आपको सबसे ज्यादा कहां अच्छा लगता है? तो सर ने कहा पहले तो पूरी दुनिया में जाता हूं, पर इलाहाबाद मुझे जितना अच्छा लगता है पूरे हिंदुस्तान में कुछ अच्छा नहीं लगता। मैंने बैठे बैठे वे 4 पंक्तियां लिखी हैं, अगर आपको भी अच्छी लग जाए तो दोनों हाथ उठा के ताली बजाना। किसी का दिल दिल्ली तो किसी का हैदराबाद रहता है, किसी का दिल दिल्ली किसी का हैदराबाद रहता है, दिल हमेशा हमारा आबाद रहता है। हम कानपुर के हैं ये जानते हो आप, पर सर के दिल में हमेशा इलाहाबाद रहता है। जोरदार ताली एक बार बजा। बहुत अच्छा। चलिए मैं सुना दे रहा हूं, सर का आदेश है। महिलाएं बहुत आई हैं, मैं प्रणाम करता हूं। महिलाओं को कवि सम्मेलन में जो पति लेके आए हैं मैं उनको सैल्यूट करता हूं। आप इनको लाया कीजिए, इनको मूवी दिखाने ले जाइए, इनके साथ कभी शॉपिंग मत कीजिएगा, जीवन भर रोएंगे। मैं रो रहा हूं। मैं अभी 3 दिन पहले अपने घर गया तो हमारी पत्नी के लिए, रोज तुम कभी सम्मेलन में रहते हो, सर के साथ रहते हो, तुम्हें कुछ कपड़े दिलाना है। वो हमको एक शॉपिंग मॉल में ले गए, दुकान वाले को उसने बोला कि भैया इनको कपड़े दिला दो। 7-8 जीन्स लेके आया। हमारी पत्नी से उसने पूछा नीली वाली कैसी है? सर आप अपने सीने पे हाथ रख के कसम खाइए, आप चाहे विधायक हो जाएं, नेता हो जाएं, वकील हो जाए, पर आपकी पत्नी अगर आपसे कोई चीज पूछ ले कैसी है, आपको डर के मारे कहना पड़ेगा अच्छी है। हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। हमारी पत्नी ने हमसे पूछा नीली वाली जींस कैसी है? हमने कहा नीली वाली अच्छी है। कहने लगी 2 ले लें? हमने कहा 2 ले लो। कहने लगी 2 ज्यादा हो जाएगी। हमने कहा 2 ज्यादा हो जाएगी। कहने लगी काली वाली कैसी लगी? हमने काली वाली का कोई जवाब नहीं है। कहने लगे तुम्हारे ऊपर खिलेगी हरी वाली, तो हमने कहा हरी वाली तो बहुत अच्छी है। कहने लगे पीली वाली का कोई जवाब नहीं है, पीली वाली ले ले? हमने कहा पीली वाली ले लो। कहने लगे 2 ले लें? हमने कहा 2 ले लो। कहने फिर 2 ज्यादा हो जाएगी। हमने कहा कि लेकिन अभी अगले महीने शादी है तो काम आएगी। हमने कहा काम आएगी। कहने हरी वाली कैसी? हमने हरी वाली का कोई जवाब नहीं। कहने तुमको पसंद है? हमने कहा पसंद है। कहने पैक करा ले? हमने पैक करा लो। हरी वाली जीन्स सर पैक करा के आए। पहली धुलाई में हरी वाली ने कलर छोड़ दिया। हमारे ऊपर बेलन लेके आए, कहने लगे 3 घंटे से कह रही थी लाल वाली ले लो। ताली बजाओ ने, हाथ यहीं रहेगा हमारा। सब लोग हम लोग कवि लोग हैं तो सर के देखिए, हमारे सर के चक्कर में इतने लाखों लोग आ जाते हैं, हजारों लोग आ जाते हैं। नहीं सर, कवियों की हालत तो ये थी, हम लोगों को सुनता नहीं था। अभी 10 साल 15 साल पहले एक आपको जोक याद होगा, एक बस में 2 आदमी यात्रा कर रहे थे। एक आदमी ने सामने वाले से पूछा आप क्या करते हैं? तो उसने कहा मैं कवि। उसने कहा आप? उसने कहा मैं बहरा। हमारे साथ उल्टा हो गया सर। हम बस में यात्रा कर रहे थे, एक आदमी काला चश्मा लगाया था। उसने हमको टटोल के देखा। उसने कहा आप कौन? मैंने कहा मैं राष्ट्रीय कवि हेमंत पांडे। हमने कहा आप? उसने कहा मैं अंधा। हमने कहा तुम्हारा जवाब गलत है, तुमको बहरा कहना चाहिए। उसने कहा मेरा जवाब बिल्कुल सही है, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। ये हमारे साथ होता है सर। हम लोगों को सीरियस नहीं लेता, हम लोगों को शादी नहीं होती है। हमारी जब तमाम बार शादियां कैंसिल हुई, हमने रमेश भैया को हाथ दिखाया। रमेश भैया जितने बड़े कवि हैं उतने बड़े ज्योतिषाचार्य भी हैं। हमने कहा दादा हमारी शादी कब होगी? हमसे कहने लगे बेटा 2035 तक कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद? बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। हमारी आई हुई शादियां कैंसिल हो गई। अच्छा। फिर लखनऊ में हमारी शादी तय हो गई, कानपुर के बगल में लखनऊ। पिताजी ने कहा 11 बजे तैयार हो जाना, नहा धो के, लड़की पसंद कर लिए, शादी फाइनल। हम नहा धो के सर 11 बजे सूट वूट बन के तैयार। 11:15 बजे पिताजी का फोन आया, कहने कि तुम अकेले जाओ बेटा, हमको ऑफिस में काम आ गया है, लड़की देखो शादी फाइनल। एक बात याद रखना कि ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो, ये घर की परंपरा होती बेटा, पहली बार जब किसी के घर जाते हैं खाली हाथ नहीं जाते, कुछ लेके जाते हैं, कुछ लेके चले जाना। हम कानपुर के सर हम कट्टा लेके चले गए। फिर जमानत हुई हमारी 2.5 साल बाद। उसके बाद भी हमारे रिश्ते आए। फिर एक दिन हमारी शादी हो गई। ये सारे बड़े कवि सर तो हमें आशीर्वाद देने आए थे। बिल्कुल सच्ची घटना। भारत और पाकिस्तान का मैच था, सेमीफाइनल 4 साल पहले हमारी शादी। हमने पिताजी से कहा पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा है हमारी, आप शादी कर रहे हो? नहीं माने, कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल में थी, कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा, कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात में पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम कर हमारी तरफ चिल्लाया, बोलो छक्का। हम डर गए साहब। हमने कहा कहां छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है।
तो हमने कहा कोलिन मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहे हो देख के हमको। हमने कहा अब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गया। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहाँ हो बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? ताली भाई लोग बजा रहे जो मैं बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले शर्म नहीं आती? भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बहकी तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने भाई साहब मोबाइल बंद कर लिया। 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते बाद हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहां 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो, बीबी को विदा कराना है। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है। ये राम है, ये लक्ष्मण है। सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला ना कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मान ली। रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे असली कपड़े गायब, वहां के आदमी गायब। सूप नखा की ड्रेस में पैदल पैदल हम अपने घर पे। हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? उन्होंने हमारी मां से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमने मां आपके पुत्र है। बोले बेवकूफ मत बोलो, हमारे 2 ही पुत्र के इंजीनियर है कि ना कटवा के घोड़ी के साथ भाग गया है। ससुराल के तुम्हारे साले ने भगा दिया। उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग एक टिप्पणी में कर रहा हूं। व्यंग अगर आपकी समझ में आ जाए तो तालियों को महोत्सव के साथ मुझे विदा कर दीजिएगा। हमने कहा सर घोड़ी ढूंढ लाइए। तो एसपी साहब ने कहा इतने बड़े पुलिस के अधिकारी घोड़ी ढूंढना है? हमने कहा ढूंढ लाइए। कहने के पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा एसपी साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद।